ये दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। आज हम देखते हैं इसमें ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को स्टेनिंग कैसे किया जाता है, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर हम बना चुके हैं। तो इस टेक्निक के अंदर में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस टेक्निक में हमें करना पड़ेगा क्या, इस टेक्निक सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। और इस टेक्निक से हम पता चलेंगे पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में और नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले हमने एक कांच की स्लाइड ली है। इस कांच की स्लाइड पर हमने ये देखिए बैक्टीरिया ले आई और इस बैक्टीरिया को हमने क्रिस्टल वायलेट से कलर दिया, यानी स्टेनिंग किया। तो हम देखते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं तो इसमें सभी बैक्टीरिया के ऊपर कलर आ गया। अब कलर आने के बाद अब हमने इसमें से कलर हटाना स्टार्ट किया, यानी अब इसको हमने डी स्टेनिंग करेंगे। डी स्टेनिंग वो प्रोसेस होता है जो भी बैक्टीरिया ऊपर कलर आया है उस कलर को हमें हटाना है। तो डी स्टेनिंग से अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 1 2 3 तीन बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई कलर नहीं आ रहा और 3 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत गाढ़े। तो जिनके ऊपर कलर आ रहा है उसे हम कहेंगे स्टेनिंग बैक्टीरिया, यानी कि उन्हें हम पॉजिटिव कहेंगे, यानी कि जो स्टेन हो गई अच्छी तरीके से उसे हम कहेंगे पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर देखो कलर नहीं आया है उसे हम कहेंगे नेगेटिव, यानी कि लूज स्टेनिंग, यानी कि उसकी स्टेनिंग कैसी है, लूज स्टेनिंग है और ये नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या है। तो पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं, ये गहरे रंग के होंगे, ये देखिए खूब गहरे रंग के होते हैं जो अपना कलर नहीं छोड़ते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये अपना रंग छोड़ देते हैं। इनकी जो कोशिकीय आवरण होती है, यानी इसका जो कोशिका का जो आवरण होता है सेल एनवेलोप होता है वो कैसा होगा, एक मोटा होगा। इसका जो आवरण है मोटा होगा, अर्थात इसमें नाम और नेक की संख्या अधिक मिलेगी इस बैक्टीरिया में अगर इसकी एनवेलोप मोटी है। और इसके एनवेलोप पतली होती है, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें नाम और नेक की जो चेन होती है, जैसे एन एसिटाइलम्यूरामिक एसिड बोलते हैं और एन एसिटाइलग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ये इसमें नाम और नेक की संख्या कम होती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं सेल वाल। सेल वाल हम इसकी देखते हैं तो ये अधिक दृढ़ होती है, जब इसकी सेल वाल थोड़ी लचीली मिलेगी। यहाँ पर मीसोसोम से बहते हैं, यहाँ पर मीसोसोम अधिक स्पष्ट होंगे, यहाँ पर मीसोसोम कम स्पष्ट होंगे। जैसे लैक्टोबैसिलस होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस होगा, स्ट्रेप्टोकोकस फ्रांकिया, ये बैक्टीरिया के उदाहरण है। इसमें ई कोलाई आपका साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बैक्टीरिया की। तो यह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और ये एक बाइलेयर होती है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से बाइलेयर। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो दोनों में ही समान होती है। यह एक सिलेक्टिवली परमेबल, यानी कि ये इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देख रहे हैं ये बाइलेयर, ये देखिए एक लेयर इधर है और एक लेयर, इसे हम बाइलेयर कहते हैं। और ये ऊपर वाला इसका सर है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग। ये हाइड्रोफिलिक वो होता है जो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। और हाइड्रोफोबिक होती है इसकी टेल, जिसे हम कहते हैं वाटर हेटिंग। ये पानी से क्या होगी, ये पानी से दूर जाएगी, यानी कि ये है आपकी वाटर हेटिंग और ये है आपका वाटर लविंग, जो पानी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब हम देखते हैं मीसोसोम्स। तो मीसोसोम हम जैसे ही देखते हैं ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, देखो फोल्ड हो रही है जगह जगह पर। तो यह सेल मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा बढ़ने से, यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन हमारी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाती है तो अंदर की ओर क्या होता है, एक इनफोल्डिंग संरचना बना देगी। जैसे ही कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए ये देखो बढ़ गई है, बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, इसी के अंदर इनफोल्ड होने लगेगी, जिसकी वजह से वेसिकल्स, ट्यूबुल और लैमेली इत्यादि इसकी रचना करती हैं। हम मीसोसोम्स का कार्य देखते हैं। मीसोसोम्स क्या है, ये एक तो श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, यानी कि इंक्रीज करते हैं। यानी कि जब रेस्पायरेशन करेगी सेल्स तो ये उसके सेल्स के इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, जिससे इस पर एंजाइम अटैच हो सकते हैं, जिससे रेस्पायरेशन उस पर क्या होगा, एंजाइम अटैच हो जाते हैं।
यह सीक्रेशन यानी कि श्रावण कार्य में कार्य करती है। यानी कि ये कोई भी काम सीक्रेशन का होता है, जैसे यहाँ से किसी भी एंजाइम्स को रिलीज करना है या कुछ करना है, तो ये मीसोसोम्स सीक्रेशन का काम करती हैं। यानी कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल हुआ तो ये सारा मटेरियल मीसोसोम के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है, रिलीज है। यह सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी सहायक है। अगर हमसे सेल वॉल का निर्माण करना है तो भी मीसोसोम्स के द्वारा ही होता है। यह डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीज़न में भी सहायक है। अगर हम देखते जाते हैं तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होती है और सेल डिवीजन दोनों में भी क्या हेल्प करती है, क्योंकि न्यूक्लियोड कहीं कहीं पर मीसोसोम के साथ ही अटैच रहते हैं। तो मीसोसोम से कहीं कहीं देखा जाता है यहाँ पर न्यूक्लियोड भी यहाँ पर अटैच रहते हैं, तो ये क्या होता है, उसके डीएनए के रेप्लिकेशन में सहायक होती हैं। यह फोटोसिंथेसिस में कोई कार्य नहीं करती हैं। ये बात देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए कि मीसोसोम्स का नो रोल, यानी कि इसका फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं है। क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स दोस्तों की संरचना होती हैं जो कुछ गहरे रंग की होती हैं, कलर जैसी होती हैं। जैसे कि जगह जगह पर हमारी मीसोसोम्स इस प्रकार के मुड़ी हुई, तो यहाँ पर ये देखो रचना मिली है आपको, ये क्रोमेटोफोर्स। तो यह मुख्यतः साइनोबैक्टीरिया में मिलती है, जैसे कि आपका नॉस्टोक हुआ, एनाबिया यहाँ पर मिलेगी। यह मुड़ी हुई रचना होती है, ये देखिए थोड़ी मुड़ी हुई रचना होती है जिसमें पिगमेंट बड़ा, ये देखो बड़ा पाए जाते हैं। तो क्रोमेटोफोर्स क्या होती है, एक मुड़ी हुई रचना होती है। अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस स्ट्रक्चर है उसे देखते हैं, उसकी बाहरी जो संरचना है, बाहरी इस पर अनेक संरचना पाई जाती है, यानी कि उसकी सरफेस स्ट्रक्चर भी बहुत सारी, जो बैक्टीरिया की सरफेस स्ट्रक्चर उसमें बहुत सारी संरचना पाई जाती है। तो बैक्टीरियल सेल सरफेस पर 3 संरचना प्रस्तुत होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जैसे फ्लैजेला हुआ, फिम्ब्री हुआ, पिलाई हुआ। तो जैसे ये हमारा मान लीजिए फ्लैजेला है, तो ये फ्लैजेला ये है हमारी, ये क्या है, ये सेल वॉल है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियल सेल सरफेस पर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, यानी कि बैक्टीरियल की जो सरफेस है उसके ऊपर आपको फ्लैजेला मिलेगा। यदि फ्लैजेला एब्सेंट है, अगर किसी भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर अगर फ्लैजेला नहीं है तो हम उसे कहेंगे नॉन मोटाइल। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कुछ मोटाइल होते हैं जो अपनी मूवमेंट करते हैं, परंतु कुछ नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। भाई जिसके ऊपर फ्लैजेला मिल रहा है वो मोटाइल है, जिसके ऊपर फ्लैजेला नहीं मिल रहा वो नॉन मोटाइल होते हैं। फ्लैजेला के मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो फ्लैजेला का होता है बेसल बॉडी, फ्लैजेला में 3 भाग मिलेंगे, एक तो बेसल बॉडी, एक होता है हुक और एक होता है फिलामेंट। तो इस प्रकार से अभी हम फ्लैजेला के बारे में और तो फ्लैजेला होता मुख्यतः वो प्रोटीन का बना होता है जिसे हम फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है वो जिस प्रोटीन का बना होता है उस प्रोटीन को फ्लैजेलिन कहा जाता है। अगर हम बैक्टीरियल सेल में फ्लैजेला की अरेंजमेंट व संख्या देखें तो ये भिन्न भिन्न होती है। कोई फ्लैजेला इस प्रकार की एक बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर क्या फ्लैजेला नहीं है, यानी एक बैक्टीरियल सेल इस प्रकार की है उसके ऊपर फ्लैजेला नहीं है, तो उसे हम कहते हैं एट्राइकस। एट्राइकस का मतलब फ्लैजेला एब्सेंट। अगर कोई बैक्टीरिया के किसी एक सिरे पर फ्लैजेला है तो हम उसे कहते हैं मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब होता है एक, तो हम उसे मोनो कहेंगे। अगर कोई बैक्टीरिया है उसके दोनों सिरे पर फ्लैजेला है, यानी कि फ्लैजेला प्रेजेंट बोथ साइड, दोनों सिरे पर है, तो हम उससे कहते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस वो कंडीशन होती है जब फ्लैजेला जो होती है दोनों सिरों पर पाया जाता है। एम्फी का मतलब बहुत होता है। अगर एक बैक्टीरियल सेल है उस बैक्टीरियल सेल पर ही केवल एक तरफ ही फ्लैजेला लगे, यानी कि एक से अधिक, मोर देन 1, एक से अधिक फ्लैजेला होनी चाहिए। तो एक से अधिक अगर फ्लैजेला उस पर है तो हम उसे कहेंगे सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस पोजीशन में एक से अधिक फ्लैजेला होना चाहिए और एक सिरे पर होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई बैक्टीरियल सेल्स है उसके दोनों सिरों पर आपको फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं तो हम इसे कहेंगे लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस वो कंडीशन है जहाँ पर फ्लैजेला के गुच्छे मिलेंगे, ये देखिए
इसी प्रकार से अगर किसी प्रकार से कोई बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल की पूरे बॉडी पर आपको फ्लैजेला दिख रहे हैं, यानी कि फ्लैजेला प्रेजेंट हैं ऊपर होल बॉडी पूरे शरीर पर, तो इसे हम कहते हैं पेरिटाइगस। अब आता है पीली या फिम्बरी, जिसे हम पिलाई भी बोलते हैं या सेक्स पिलाई भी बोलते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल्स की ये सेल वाल है, ये देखिए फ्लैजला है, और ये देखो पिल्ली बड़ी संरचना, इसी के पास में फिम्बरी होती है। तो हम सबसे पहले पिल्ली के बारे में समझते हैं। तो ये पिल्ली जो होते हैं इन्हें हम सेक्स पिलाई भी कहते हैं। ये ट्यूबुलर एक नलिका के आकार की, देखिए नलिका के आकार की संरचना होती हैं। ये मुख्यतः ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, और ये दोस्तों मुख्यतः ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। यह स्पेशल प्रोटीन की बनी होती हैं, जिसे हम पिलीन प्रोटीन कहा जाता है। यानी कि पिल्ली जो होती हैं वो एक स्पेशल प्रोटीन की बनी होती हैं, जिसे हम पिलीन कहा जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में सहायक है। यानी कि जब बैक्टीरिया कंजुगेशन करता है, तो बैक्टीरिया कंजुगेशन करता है तो ये पिल्ली जो होती हैं क्या होती हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देती हैं, यानी कि इससे उस बैक्टीरिया में। ये मोटिलिटी में अगर हम इसके मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट केवल बैक्टीरिया फ्लैजेला के बारे में फ्लैजेला के द्वारा करता है। इस पिलाई के द्वारा वह किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं करता है। अगली कंडीशन दोस्तों आ गई फिम्बरी। फिम्बरी को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये देखिए एक ब्रश जैसी संरचना दिख रही है, बहुत छोटी छोटी ब्रश लाइक। तो हम ये कह सकते हैं यह भी बैक्टीरिया के मूवमेंट में कोई सहायता नहीं करते, यानी कि इसके द्वारा मूवमेंट नहीं होते। दूसरी बात, ये ब्रशल एक ब्रश के शेप की होती हैं, ये देखिए आपको बहुत छोटी छोटी ब्रश के शेप की होती हैं। तो ये ब्रश की शेप की होने के बाद क्या, ये रॉक यानी कि चट्टान या किसी होस्ट से चिपकने में सहायक होती हैं। यह संख्या में अधिक होती हैं, संख्या छोटी छोटी है इसलिए संख्या में ये अधिक मिलेंगे। इसके अलावा आ गया देखो अगला न्यूक्लियोड। न्यूक्लियोड देखो इस प्रकार की एक संरचना होती है, ऐसी एक संरचना होती है इस प्रकार की, इसे हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं। तो न्यूक्लियोड की सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दूसरी बात, यह बैक्टीरियल सेल में सिंगल डीएनए या सिंगल क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर में ये तो सिंगल डीएनए या सिंगल क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। उसके बाद यह नेक्ड एक छोटा होता है जिस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, अर्थात डू नॉट हैव मेम्ब्रेन। यानी कि जो न्यूक्लियोड होता है ये किसी भी प्रकार की इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यह सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें लाइफ के सभी आवश्यक जीन, यानी कि जो हमारा जीवन जीने के लिए होता है उसके सभी जीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम जीनोमिक डीएनए कहा जाता है। परंतु हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात हुई आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। ये दोस्तों पूरी की पूरी एनसीईआरटी को हिंदी में आपके नोट्स हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में देखते हैं। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड होता है एक डीएनए जो होता है उसी में ही उसी बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में एक छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। यह कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत पाया जाता है। यह भी डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर भी होता है। यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के रूप में जाना जाता है। प्लाज्मिड यह भी अपनी कॉपी बनाता रहता है, अर्थात ये एक्स्ट्रा फीचर देता है। ये एंटीबायोटिक के विपरीत कार्य करता है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में ये उसका एक जेनेटिक मटेरियल है। तो इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर में एक छोटा सा भी होता है जिसके पास भी लाइफ के सारे मतलब काम करने वाली पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। यदि प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो ये एंटीबायोटिक केवल जेनेटिक मटेरियल को मारता है। अगर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे मारता है।
परंतु प्लाज्मिड धीरे धीरे फिर से नई बैक्टीरियल सेल बना सकता है। यानी एंटीबायोटिक का अगर हम इसके ऊपर कोई असर करते हैं, यानी इसके ऊपर हमने एंटीबायोटिक दी, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, ये एंटीबायोटिक केवल इस जेनेटिक मटेरियल को मार देगा, एंटीबायोटिक इसको नहीं मार पाएगा, ठीक है। इससे जेनेटिक मटेरियल एंटीबायोटिक मर जाता है, तो लेकिन जो बचा हुआ जो प्लाज्मिड होता है, तो ये क्या होता है, ये प्लाज्मिड धीरे धीरे फिर से बैक्टीरियल सेल बना सकता है और अपना प्रभाव, और एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर किसी भी सेल्स के अंदर में ये एक्स्ट्रा जो प्लाज्मिड है अगर वो एब्सेंट है किसी में, तो जब भी कभी एंटीबायोटिक की हम इसे डोज देंगे या इस पर एंटीबायोटिक इंजेक्ट करेंगे, एंटीबायोटिक का इस पर इफेक्ट देखेंगे, तो इस पर क्या होगा, तो एंटीबायोटिक इसके ऊपर अटैक कर देगा। एंटीबायोटिक जब इसके ऊपर अटैक कर देगा तो क्या होगा, ये चीज़ डेड हो जाएगी और बैक्टीरिया पूर्ण रूप से मर जाता है। राइबोसोम, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर हम राइबोसोम्स को देखा जाए तो इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण। तो यह राइबोसोम मिलता कहाँ, यह सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसका आकार 15 से लेकर 20 नैनोमीटर में होता है। यानी देखो दोस्तों, नैनोमीटर बोल रहा है, नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा। ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, जिसमें 2 सब यूनिट होती हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा 70S टाइप है, इसमें स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है, इसे हम 30S कहते हैं, और बड़ी सब यूनिट को हम 50S कहते हैं। राइबोसोम जो होता है वो मैसेंजर आरएनए पर अटैच रहता है। यानी कि जब उसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, तो डीएनए से क्या होगा कि डीएनए से हमारा क्या होगा, यहाँ से डीएनए के बाद में अपना ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो यहाँ पर आरएनए बनता है। जब आरएनए से फिर ट्रांसलेशन होगा तो आपका प्रोटीन बनेगा। तो इसी प्रकार से जैसे उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, तो आरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए होता है। तो राइबोसोम का ये मैसेंजर आरएनए पर अटैच रहते हैं, इन पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये विदाउट मेम्ब्रेन वाला ये ऑर्गेनेल्स है। अब साइटोप्लाज्म में इनकी संख्या, ये देखिए एक मैसेंजर आरएनए देखो दिखाया, मैसेंजर आरएनए, इस पर देखिए राइबोसोम अटैच है। ये नीचे वाली बड़ी सब यूनिट है, ऊपर वाली छोटी सब यूनिट है, इस प्रकार के। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से हम पॉलीसोम्स कह सकते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म में इनकी संख्या बहुत होती है, जिसकी वजह से इन्हें पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स भी कहा जाता है। राइबोसोम्स बहुत होते हैं तो इसलिए इसको पॉलीराइबोसोम्स भी कहा जाता है। ये सिंगल मैसेंजर आरएनए पर बहुत सारे पाए जाते हैं। ये देखिए सिंगल मैसेंजर आरएनए, इस पर देखिए बहुत सारे पाए जाते हैं, जिसे हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडी यानी कि एक से अधिक टाइप के प्रेजेंट होते हैं, यानी कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक से अधिक प्रकार की प्रस्तुत होती हैं, जिन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं। इसमें कुछ इंक्लूड मतलब कुछ इसमें शामिल हुआ। इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इंक्लूजन बॉडीज़ के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये इनसॉल्यूबल होते हैं, यानी कि अविलीन होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में स्टोरेज का कार्य करते हैं। ये साइटोप्लाज्म में क्या, किसी भी चीज़ को स्टोर करेंगे, स्टोर करके उसे रखें। जैसे कि इंक्लूजन बॉडीज में, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक छोटा सा एक पात्र लिया, गिलास टाइप का या हल्का सा बीकर्स टाइप का, हमने कोई पानी लिया, उस पानी को हमने ऐसा करके खोल दिया, उस पानी के अंदर हमने मान लीजिए ग्लूकोज डाल दिया, या उस पानी के अंदर हम नमक डाल दें, तो जो चीज़ ऐसी होती है, या हमने शुगर या चीज़ के अंदर चीनी डाल दिया, तो ये चीनी डाल दिया या हमने नमक डाल दिया, तो क्या हुआ, उस पानी के अंदर में घुल गया। यदि पानी में ग्लूकोज घोल दिया जाए या इसके अंदर में शुगर घोल दिया जाए, इसके अंदर नमक घोल दिया जाए, तो ये पूरे पानी के अंदर में क्या होगा, अपना बहुत ज़्यादा एरिया घेरेंगे, यानी कि सारे पानी में घुल जाएगा। ये देखो सारी पानी घुला, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत अधिक एरिया घेर रहा है। अगर हम कोई मिट्टी का कण ले लें, चंबल के कण ले लें, जो बालू होती है उसके कण को ले लें, अगर हम पानी के अंदर उसे डाल दें, तो पानी के अंदर यहाँ पर क्या होगा, वो घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल रहेगा, और नीचे एक तरफ नीचे अलग आकर वो बैठ जाएगा।
तो नीचे आके जब ये बैठा तो इसने जगह अपनी थोड़ी कम ली, यहाँ पर ये घुल गया तो इसने जगह अधिक ली, यहाँ पर ये नहीं घुला है तो इसने जगह थोड़ी ले ली। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये कम जगह ले रहा है और ये मटेरियल अधिक जगह ले रहा है। तो इस प्रकार से कंसेप्ट हम इंक्लूजन बॉडी का समझ सकते हैं। अब इंक्लूजन बॉडी के लिए देखिए यहाँ पर दे रखे हैं उदाहरण, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल हुआ, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हुआ, साइनोफाइशियल ग्रेन्यूल हुआ, गैस वैक्यूल्स हुआ। तो सभी क्या हैं, ये सभी इंसॉल्युबल है अर्थात कम जगह लेंगे, इसमें सभी इंक्लूजन। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स का उदाहरण कौन सा है? गैस वैक्यूल्स किस में मिलेगी? ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया मिलेगी, उसके अलावा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो इनमें सब में क्या मिलेंगे, ये इसके अंदर क्या मिलती है? गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स वो क्या होती हैं? जो घुलती नहीं है और जो कम एरिया को लेती हैं। अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की हम अंतर देखते हैं दोनों में, तो यहाँ पर देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो थोड़ी छोटी होती है और यूकैरियोटिक सेल्स बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत तेज़ फास्ट ग्रोथ होती है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, जबकि इसके अंदर क्या हो तो लो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके अंदर धीमी गति से वृद्धि होगी। यहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, तो यहाँ पर 80S टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है, जबकि यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर क्या मिलेगी? आपको मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिलेगी। यहाँ पर नेट जेनेटिक मटेरियल एक छोटा आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? बंधा होता है किससे? हिस्टोन प्रोटीन से, यानी कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा होता है। जैसे मान लीजिए ये है हिस्टोन प्रोटीन और ये है आपका डीएनए, तो डीएनए देखो ऐसे इस प्रकार से ऐसे लिपटा होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में ये चीज़ मिलती है। उसके अलावा हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी पाए जाते हैं। न्यूक्लियस अच्छी तरह से डेवलप नहीं है। अगर हम इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस को देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस अच्छी तरह से डेवलप नहीं है और इसका न्यूक्लियस अच्छी तरह से डेवलप होता है यूकैरियोटिक। अब फ्लैजेला का अगर हम अरेंजमेंट देखते हैं तो यहाँ पर 0-2 मिलता है, जबकि यहाँ पर फ्लैजेला का अरेंजमेंट 9+2 मिलता है देखने के लिए। बाकी दोस्तों हम फिर डिस्कस करेंगे। ये हिंदी मीडियम छात्रों के लिए हाथ के बने हुए नोट्स हैं, इन्हें बच्चा समझ सकता है, पढ़ सकता है और एनसीईआरटी को साथ साथ से देख सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सब कुछ एनसीईआरटी से ही लिया गया है। बाकी हम फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।